आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। बहुत जबरदस्त वाली बातें होंगी और यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत आराम से सुनना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से सुनना है। सबसे पहले आपको मैं डिफरेंस की बात करूं कि ऐसा डिफरेंस पूछा जाता है, मैच करने के लिए भी आता है। जैसे टीचिंग एक शब्द होता है, आपको पता है, यानी कि शिक्षण। इंडोक्ट्राइनेशन यानी कि उपदेश। ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण। उसके बाद इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश। और उसके बाद लर्निंग की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेचर ऑफ लर्निंग से यहाँ पे स्टेटमेंट्स देके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ बात करेंगे आज। उसके बाद हम सेशन में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है एडोलसेंस की, यानी कि किशोर अवस्था के क्या क्या लक्षण है, उसके बारे में हमारी बातें होंगी। उसके बाद ये जो फेज ऑफ टीचिंग है, यानी कि शिक्षण के चरण है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अब बहुत बढ़िया टॉपिक बन चुका है ये। और उसके बाद बेसिकली हम बात करें लेवल ऑफ टीचिंग से, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बारे में हम बात करेंगे, ये कौन सा लेवल किसने दिया। मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की कौन कौन सी पद्धति है, कौन सा टीचर सेंट्रिक होता है, कौन सा लर्नर सेंट्रिक होता है, ये बातें होंगी। उसके बाद 7 लर्निंग स्टाइल्स, जहां डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, यहाँ बातें होंगी। और उसके बाद कौन कौन से ऐसे मूक कोऑर्डिनेटर्स हैं, कौन सेक्टर को कौन कोऑर्डिनेट करता है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज को, ये बातें होंगी। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें टीचिंग के बारे में हम करेंगे और बहुत बढ़िया से सारी चीजों को सुनना है। हर बार मैं कह रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीचिंग की बात करते हैं। तो टीचिंग बेसिकली है क्या? अगर टीचिंग में बात करें ना, एक ब्रॉड टर्म है शिक्षण। इसमें हर चीज का विकास होता है। हर चीज का मतलब यहाँ कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, ब्रेन से रिलेटेड। और अफेक्टिव यानी कि भावात्मक, यानी इमोशनल, जो स्ट्रॉन्ग होते हो, इमोशंस को रीड कर पाते हो, फेशियल रीडिंग, है ना, ये होता है अफेक्टिव। उसके बाद होता है साइकोमोटर, यानी कि बेसिकली साइकोमोटर का मतलब है यहाँ पे एक्शन से रिलेटेड, यानी कि आप काम वो करते हो, कहते हैं ना पढ़े लिखे की तरह काम करना। तो बेसिकली आपकी हर चीज में, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है टीचिंग में। कॉग्निटिव का होता है ब्रेन, ध्यान रखना। अफेक्टिव मतलब भावात्मक, इमोशनली डेवलप होता है। और साइकोमोटर जो काम यानी कि क्रिया, एक्शन में आपको क्या है, बेसिकली वो चीज दिखती है कि आप एक पढ़े लिखे की तरह एक्ट कर रहे हो। तो टीचिंग एक ब्रॉड टर्म है। और टीचिंग में आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे। टीचिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। टीचिंग में हम बात करते हैं ना कि लगातार हम सीखते रहते हैं, टू वे है ना। टू वे का मतलब कुछ आप हमसे सीख रहे हैं, हम आपसे सीख रहे हैं, ये टू वे प्रोसेस है। तो क्या है देखिए, और इसमें सब जो शब्द हैं, बेसिकली इनमें डिफरेंस इक्वेशन आता है। टीचिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन टू समवन एल्स, यानी किसी अन्य को ज्ञान और जानकारी प्रदान करने की ये प्रक्रिया है टीचिंग। द प्राइमरी गोल ऑफ टीचिंग इज टू हेल्प लर्नर अंडरस्टैंड एंड रिटेन द इंफॉर्मेशन बीइंग टॉट, यानी कि जो शिक्षण है उसका प्राथमिक लक्ष्य है शिक्षार्थियों को सिखाई जा रही जानकारी को समझने और बनाए रखने में मदद करता है, कि चलो ये सीखना, फिर माइंड में उसको रिटेन करना। तो मैं आपको ये भी बात करता हूँ कि बहुत सारी चीजें नहीं पढ़नी चाहिए कि आप माइंड में रिटेन ही नहीं कर पाओ, हजारों इन्फॉर्मेशन ले ली, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उतनी चीजें जो हम चीजों को रिटेन कर पाए, तो ये एक तरह से शिक्षण है, ठीक है। अगर हम इंडोक्ट्राइनेशन की बात करते हैं, इंडोक्ट्राइनेशन होता है उपदेश देना, यानी वहां होता है ब्रेन वॉशिंग, है ना। कैसे है, कोई चीज ऐसे कर लो आप, वहां पे आर्ग्यूमेंट नहीं होता, वहां ब्रेन वॉश हो जाता है। टीचिंग में आर्ग्यूमेंट होता है, ये है तो ऐसा क्यों है, ये तो ऐसा क्यों है, लेकिन इंडोक्ट्राइनेशन में ऐसा नहीं होता। अकर व्हेन टीचर्स गेट स्टूडेंट टू बिलीव थिंग्स विदाउट इनेबलिंग देम टू रेशनली इवेल्युएट द बिलीव्स, यानी कि उपदेश तब होता है जब शिक्षक छात्रों को मान्यताओं का तर्क संगत मूल्यांकन करने में सक्षम किए बिना, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी रेशनली या तर्क नहीं होते हैं यहाँ पे, और उनपे ये बोलते हैं कि बस ये ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ये विश्वास कर लीजिए, दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, ये याद रखना। लेकिन टीचिंग में ऐसा नहीं होता है। तो ये डिफरेंस हो गया। उसके बाद हम बात करें ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण। जहां ट्रेन, जैसे हम देखते हैं ना कि स्पेसिफिक फील्ड में ट्रेन करना किसी को, यानी कि स्पेसिफिक स्किल और एबिलिटी के लिए प्रशिक्षण देना। ट्रेनिंग इज द फॉर्म ऑफ एजुकेशन दैट फोकस ऑन डेवलपिंग स्पेसिफिक स्किल्स एंड एबिलिटी, यानी कि प्रशिक्षण शिक्षा का रूप है जो विशिष्ट कौशल और क्षमताओं को विकसित करने में केंद्रित होता है।
इट इज ऑफन यूज्ड इन प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट सच एज द वर्क प्लेस और इन स्पोर्ट्स, यानी कि आपने देखा होगा इसका उपयोग व्यवसायिक संदर्भ में किया जाता है कि प्रोफेशनली कहते हैं ना कि यार इसको इस चीज की ट्रेनिंग दे दीजिए तो अब ठीक होएगा, है ना, ट्रेन करना है उस चीज को। या फिर आपने देखा होगा खेल में ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक स्किल और एबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये काम या प्रशिक्षण या ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग लर्नर विद हैंड ऑन एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दैट स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड सिचुएशन, यानी ये क्या कहता है, प्रशिक्षण में शिक्षार्थियों को व्यवहारिक अनुभव और व्यवहारिक अभ्यास प्रदान करना शामिल है जो वास्तविक दुनिया की स्थिति का अनुकरण करते हैं, एबिलिटीज सिखाते हैं। और ये बात, द प्राइमरी गोल ऑफ ट्रेनिंग इज टू प्रिपेयर लर्नर फॉर स्पेसिफिक टास्क और रोल, यानी कि प्रशिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, प्राथमिक लक्ष्य शिक्षार्थियों को विशिष्ट कार्यों और भूमिकाओं के लिए तैयार करना। जैसे हमने टीचिंग के बारे में बात की, प्राइमरी गोल क्या है कि उसका बेसिकली इंफॉर्मेशन देना, उसको रिटेन करना सिखाना, ये चीजें होती है, चीजों को, है ना, उसके बिहेवियर में चेंज लेके आने की कोशिश करना। जबकि ट्रेनिंग में क्या है, इसका मुख्य कार्य या प्रिपेयर लर्नर फॉर स्पेसिफिक टास्क और रोल। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया है कि आप स्पेसिफिक टास्क और टास्क या रोल के लिए किसी को तैयार कर रहे हैं तो वो किसके साथ मैच करेंगे, वो ट्रेनिंग के साथ मैच करेंगे। जहां आर्ग्यूमेंट नहीं है, सीधी सीधे बातें मान ली जाती है, वो इंडोक्ट्राइनेशन के साथ करेंगे। ठीक है, अब एक वर्ड और आता है बेसिकली इंस्ट्रक्शन। हम कहते हैं ना जैसे इंस्ट्रक्शन देना, निर्देश देना, जैसे आप एडमिट कार्ड आता है तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखी आती है ना कि ऐसे 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 करना है। तो जो भी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जटिल चीजें हैं, उनको सरल करके बताना, तोड़ के बताना, जैसे ये लेके जाना है, ये करना है, वो करना है। इंस्ट्रक्शन यानी कि आप किसी को निर्देश दे रहे हो, निर्देशित कर रहे हो। तो इंस्ट्रक्शन इज ए फॉर्म ऑफ टीचिंग दैट फोकस ऑन प्रोवाइडिंग स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन हाउ टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क और एक्टिविटी, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चीजें बताते हो, जो कॉम्प्लेक्स चीजें थी उनको। द प्राइमरी गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन इज टू इंश्योर दैट लर्नर कैन परफॉर्म द टास्क और एक्टिविटी करेक्टली एंड इफेक्टिवली, यानी कि वो इसलिए किया जाता है कि जो शिक्षार्थी है, लर्नर है, वो चीजों को सही से कर पाए और प्रभावी तरीके से कर पाए, इफेक्टिवली कर पाए। इट इज अबाउट ब्रेकिंग डाउन, ये जो इसका लास्ट बात हम देखें कि इट इज अबाउट ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन इनटू मैनेजेबल पीस सो दैट लर्नर कैन अंडरस्टैंड अप्लाई इट, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी हमारे पास एक जटिल इंफॉर्मेशन थी उसको आपने मैनेजेबल पीस में तोड़ा, हल्के छोटे छोटे टुकड़ों में, इससे लर्नर उसको अच्छे से समझ पाए और अच्छे से अप्लाई कर पाए। तो ये जो तीन शब्द हमने पढ़ा है, एक हमने बात की ट्रेनिंग के बारे में, एक हमने टीचिंग के पहले बारे में बात की, फिर हमने इंडोक्ट्राइनेशन के बारे में बात की, फिर ट्रेनिंग के बारे में बात करी और फिर इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये आपको कीवर्ड इनका पता होना चाहिए कि इनकी चारों में डिफरेंस क्या है। क्या आपको इन चारों का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया कि इन चारों में क्या डिफरेंस है? ये बातें आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो बताया करो, पूछा करो कि मुझे ये डाउट है। आप मैक्सिमम कमेंट करने की कोशिश किया करो, जिससे इंटरेक्शन बढ़ता है, जिससे आपको एक टू वे कम्युनिकेशन होता है, ठीक है ना। नहीं तो बातें समझ नहीं आएगी, और बातें समझ नहीं आएगी तो हम बैठे ही क्यों हैं, पढ़ ही क्यों रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात? चलो ठीक है, आगे हम अब टीचिंग की बात की कुछ कुछ, है ना। टीचिंग में देखो, एक दो चीजें नोट भी कर सकते हो आप, जैसे आपको सीधा पूछ लेते हैं, मैं यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ। टीचिंग क्या है? एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक बात ये आपको लिखना है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है ना। और टीचिंग आर्ट भी है और साइंस भी है, आर्ट एंड साइंस, यानी कि कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों है टीचिंग साइंस एंड आर्ट? क्योंकि सबका पढ़ाने का एक अपना अलग अलग तरीका होता है। तो टीचिंग एक आर्ट है। साइंस क्यों है? क्योंकि चीजों के बारे में आपको समझाना पड़ता है ना कि ये चीज ऐसे है, ये क्यों है। और हम बात करते हैं, एक होता है फॉर्मल टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक होता है फॉर्मल टीचिंग, फॉर्मल का मतलब औपचारिक, क्या होता है? फॉर्मल, है ना। आपने ये वर्ड देखा होगा, एक होता है फॉर्मल, एक होता है नॉन फॉर्मल, ठीक है ना, नॉन फॉर्मल। यहाँ पे इसका मैच करने के लिए क्वेश्चन आया था, नॉन फॉर्मल, और एक होता है इनफॉर्मल, है ना। फॉर्मल और इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल, ये आपको दोनों चीज, जो नॉन फॉर्मल है वो इनफॉर्मल आपको सेम सी लग रही होगी, लेकिन यहाँ बड़ा अच्छा डिफरेंस है। देखो, फॉर्मल तो आपको सबको समझ में आ रहा है, औपचारिकता, यानी कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होगी, है ना। आप प्रॉपर, जैसे स्कूल में, जैसे बिल्डिंग में जाएंगे, ये टाइम होगा, ये होगा, पूरा एक स्ट्रक्चर होगा। दिस इज अ स्ट्रक्चर वे, है ना, एकदम संरचित होगी चीजें, है ना, रिजिड होगा, तो वो होता है फॉर्मल, है ना, फॉर्मल स्टडी। और नॉन फॉर्मल क्या है? नॉन फॉर्मल इज द फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ फॉर्मल, यानी कि जो नॉन फॉर्मल, जो ये वाली चीज है, ये बेसिकली जो
फॉर्मल है उसका एक फ्लेक्सिबल रूप है, यानी कि लचीला रूप है। लचीला रूप का मतलब जैसे डिस्टेंस हम पढ़ते हैं वो किस में आएगा, नॉन फॉर्मल में, क्योंकि वहां पे इतनी रिजिडिटी नहीं होती जितनी फॉर्मल में होती है। यहाँ थोड़ा सा फॉर्मल को क्या कर दिया है, फ्लेक्सिबल कर दिया है नॉन फॉर्मल। आप ये मत कह देना कि नॉन फॉर्मल में स्ट्रक्चर नहीं होती, नॉन फॉर्मल में भी एक सिलेबस और ये सब चीजें होती है, लेकिन वो थोड़ा सा फॉर्मल से फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीलापन होता है, थोड़ा सा फ्रीडम होता है। और इनफॉर्मल होता है जो आप लाइफ लॉन्ग सीखते हो, किसी से भी बाहर सीख लिए, वो इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल वे में चलते चलते भी किसी से सीख सकते हैं, जिंदगी में कुछ भी किसी से भी सीख सकते हैं, वो है इनफॉर्मल। तो यहाँ पे एक डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए कि नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल अलग है। नॉन फॉर्मल क्या है, फॉर्मल का ही एक फ्लेक्सिबल या लचीलापन रूप है, ठीक है। जबकि इनफॉर्मल जो है, वो इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल जो लाइफ लॉन्ग जीवन पर्यंत हम सीखते हैं किसी से भी कुछ भी, वो इनफॉर्मल है, ठीक है। तो डिस्टेंस एजुकेशन की बात करें तो वो किस में आ जाएगी, नॉन फॉर्मल में आ जाएगी, क्योंकि वो फॉर्मल का ही थोड़ा सा क्या है, फ्लेक्सिबल रूप है। अब इतना अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ हुआ ये कमेंट में पक्का बताया करो, कोशिश किया करो कि मैक्सिमम इंटरेक्शन करो प्लीज। अब हम लर्निंग की बात करते हैं, टीचिंग की बातें की, अब बात करते हैं लर्निंग की। अब लर्निंग क्या है बेसिकली, इसको देखते हैं। देखो, जनरली लर्निंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। ये बस कीवर्ड याद रखना, लर्निंग क्या है, प्रोसेस ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्रू एक्सपीरियंस, एक्सरसाइज एंड एफर्ट। यानी कि आप सीखना किसको कहते हैं, जिससे आपके स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, चाहे आपके अनुभव से आ जाए, चाहे आपने चीजों को एक्सरसाइज किया है, बार बार किया है, चाहे आपने एफर्ट्स डाले हैं, उससे आपका बिहेवियर चेंज होता है ना, वो ही लर्निंग होती है। और एक बात और याद रखना, जो परमानेंट चेंज इन बिहेवियर होगा वो ही लर्निंग होगा। यानी कि आपके बिहेवियर में जो स्थायी परिवर्तन होगा, परमानेंट चेंज होगा ना, वो क्या होगा, लर्निंग होगा। कोई भी टेम्परेरी चेंज होता है, जो आपने कई बार क्या होता है, जब आप कोई नशे में है ना, तरह तरह के वादे करता है, वो टेम्परेरी चेंज है, वो नहीं है, वो लर्निंग नहीं है। जो परमानेंट चेंजेस होंगे वो ही लर्निंग होगा, वो अपने एफर्ट से, एक्सरसाइज से, एफर्ट से जो वो सीखता है बेसिकली। जैसे यहाँ मैंने लिख भी दिया है, नॉट लर्निंग इज थस ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन रिस्पॉन्स पोटेंशियलिटी विच अकर्स एज ए फंक्शन ऑफ रीइंफोर्स प्रैक्टिस। इस प्रकार सीखना प्रतिक्रिया क्षमता में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये आपको कीवर्ड के तौर पे ध्यान रखना है। टेम्परेरी चेंज इन बिहेवियर इज नॉट लर्निंग। आपको ये स्टेटमेंट्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है अबाउट द लर्निंग, तो आपको बताना है कि जो भी टेम्परेरी चेंज होते हैं, अस्थायी परिवर्तन होते हैं, वो लर्निंग नहीं होती है, ठीक है। ये आपको कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम लर्निंग की प्रकृति के बारे में बात करें, नेचर के बारे में बात करें कि लर्निंग बेसिकली होती क्या है, उसकी क्या प्रकृति है। देखो, लर्निंग है एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है, उत्पाद नहीं है। इसका क्या मतलब है, लर्निंग एक प्रक्रिया है, यानी कि हम जीवन पर्यंत सीखते रहते हैं, तो ये इसको प्रक्रिया बोलेंगे ना, क्योंकि हम जीवन भर सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो लर्निंग एक प्रोसेस है, एक प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट तो बन गया कि बस ये फाइनल हो गया, उत्पाद बन गया, ऐसा नहीं है। लर्निंग बस मैं सीख गया, मैं और से नहीं सीखना, ऐसा नहीं होता। तो लर्निंग इज ए प्रोसेस एंड नॉट ए प्रोडक्ट, लिखा है ना, लर्निंग इज ए फंडामेंटल एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एटीट्यूड, फियर, जेस्चर, मोटर स्किल, लैंग्वेज स्किल, कुछ भी आप सीखिए वो सब लर्निंग में है ना। आपका एटीट्यूड चेंज होना, भय, हाव भाव, आपका मोटर स्किल, भाषा, ये सब तो प्रोडक्ट्स हैं उस लर्निंग के। आपने कोई स्किल सीखी है ना, तो वो उस लर्निंग का प्रोडक्ट है, लेकिन लर्निंग खुद प्रोडक्ट नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। ये कहना क्या जा सकता है, जैसे आपका सीखने से आपका एटीट्यूड में कुछ, व्यवहार में कुछ चेंज आया, तो वो सीखना तो एक प्रक्रिया था, लेकिन एटीट्यूड में जो चेंज है वो एक प्रोडक्ट है, वो एक उत्पाद है। आपके भय में कोई चेंज आ गया, वो प्रोडक्ट है। आपके हाव भाव में कोई चेंज आ गया, वो प्रोडक्ट है। लेकिन जो लर्निंग था खुद, वो एक प्रक्रिया थी। तो यही कह रहा है कि लर्निंग इज ए फंडामेंटल लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एटीट्यूड, fear, gesture, motor skill, language, etc. are the product of learning. They are not learning themselves. ये कोई खुद लर्निंग नहीं है, स्किल वगैरह, लैंग्वेज स्किल्स, ये प्रोडक्ट है लर्निंग के। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या है, लर्निंग इज ए पर्पसफुल और गोल डायरेक्टिव, है ना, यानी कि कोई ना कोई आपका उद्देश्य जरूर होता है ना, और कोई ना कोई आपका पर्पज होता है। तो ऐसा नहीं कि जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो हमारा क्या अभी उद्देश्य है, कुछ गोल है कि मुझे ये पढ़ के ये क्वालिफाई करना है, ये करना है। तो
लर्निंग की पर्पज और गोल डायरेक्टेड होती है ना। एमलेस एक्टिविटी नहीं होती है कि कोई एम ही नहीं है। तो लर्निंग इज नॉट एन एमलेस एक्टिविटी। ऑल ट्रू लर्निंग इज बेस्ड ऑन पर्पज, यानी कि जो जब सभी जो सच्ची शिक्षा होता है वो उद्देश्य पर आधारित होती है। तो ये मैं बातें आराम से आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये आपको स्टेटमेंट्स में एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। प्लीज ये आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है बातें। ध्यान रखोगे ना, साथ साथ चीजें कमेंट्स इंटरेक्ट करते रहिए, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और बात नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा, दिक्कत ही होगी। प्लीज बी इंटरेक्टिव, ठीक है। आगे क्या है, लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूस। सीखना सार्वभौमिक है और निरंतर है। इसका मतलब क्या है कि आप ये यूनिवर्सल है, ये नहीं कि इस जगह नहीं सीखोगे उस जगह नहीं सीखोगे, यानी कि एवरी क्रिएचर टिल इट लिव्स लर्न्स। इन ह्यूमन बींग्स इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर एज, सेक्स, रेस और कल्चर, यानी कि प्रत्येक प्राणी जब तक जीवित रहता है सीखता है। मनुष्यों में यह किसी विशेष उम्र, लिंग, नस्ल या संस्कृति तक सीमित नहीं है, ये यूनिवर्सल है। इसलिए बोला है लर्निंग इज यूनिवर्सल एंड कॉन्टिन्यूअस। लर्निंग प्रिपेयर फॉर एडजस्टमेंट। सीखना समायोजन के लिए तैयार करता है ना। ये आप कोई चीज सीख रहे हो क्यों, क्योंकि आप सोशल नीड के अकॉर्डिंग चीजें सीखना कि सोसाइटी में अच्छे से एडजस्ट कर सको। तो लर्निंग हेल्प द इंडिविजुअल टू एडजस्ट हिमसेल्फ और हिमसेल्फ adequately and adapt to change that may be necessary to new situations। सीखना समायोजन के लिए तैयार करता है, आप अच्छे से चीजों को समायोजित कर पाओ, एडजस्ट कर पाओ, इसीलिए लर्निंग होती है। ये बातें आपको बिल्कुल अच्छे से जहन में जा रही होगी ना, आपको भी एडजस्ट करना सिखा रहा होगा एग्जाम में ये चीजें सीख के, है ना। हम्म। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, जैसे कुछ एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था के लक्षण होते हैं, है ना। आपको पता है किशोर अवस्था कैसी अवस्था है, ना तो वो बिल्कुल बच्चा होता है, यानी कि ना तो वो चाइल्ड है, बच्चा है, और ना ही वो अडल्ट है यानी कि वयस्क है। ये बीच की अवस्था होती है किशोर अवस्था, है ना। और यहाँ पे हार्मोनल चेंज होते हैं तरह तरह के। तो यहाँ पे क्या लक्षण है ये बात कह रहा है। तो ये इसमें क्या है, देखो, मूविंग फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। कंक्रीट होता है मूर्त, यानी कि मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ता है। मूर्त क्या होता है, मूर्त होता है जो कंकरेंट है, जो आपको चीजें सामने से दिख रही है ना, मूर्त रूप में। उससे आप अमूर्त जो चीजें डीप थिंकिंग की तरफ जाते हो, है ना। आप यूं मानिए सरफेस से डीप थिंकिंग की तरफ जा रहे हो, यानी कि जो चीज दिख रही है उससे जो चीजें आप फीलिंग में लेके आ रहे हो, अमूर्त चिंतन, वहां उसकी ओर बढ़ रहे हैं। तो मूविंग फ्रॉम कंकरेंट टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी कि मूर्त से अमूर्त चिंतन की ओर बढ़ना, ये आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाई अचीवमेंट इवन चैलेंज्ड एंड इंगेज्ड। आपको पता है जो एडोलसेंस अवस्था में होते हैं, जब उनको किसी भी तरह का चैलेंज किया जाता है, आप सोचिए कितना हाई अचीवमेंट उसकी बात करते हैं। तो आप कभी कॉलेज और इसमें लग जाओ ना, तो इन इन बच्चों को छेड़ना मत ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि इनका प्यार बसता है ना। वो बोलेंगे ओ मेरे इसके सामने ऐसे बोल दिया, तो बड़ा वो रहता है इनको, ठीक है। रेस्टलेस एंड फटिग ड्यू टू हार्मोनल चेंज। बिल्कुल रेस्टलेस रहेंगे, थोड़ा सा ना हार्मोनल परिवर्तन होता है इस अवस्था में, तो बेचैनी हो सकती है ना, ऐसे थकावट, बेचैनी ऐसा फील हो सकता है। और इनको फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि एकदम एनर्जी भी बढ़ती है ना। तो फिजिकल एक्टिविटीज की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिससे एनर्जी निकले बाहर उनकी। नहीं तो आजकल देख रहे हो अब ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब से हो रहे हैं। उसका कारण क्या है कि वो मोबाइल वगैरह पे लगे रहते हैं सारे दिन, और चीजों को अच्छे से कर नहीं रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। तो वो क्या, थकावट होती नहीं, वो एनर्जी बर्स्ट होती है, फिर दिमाग कहीं और चलता है, तो चीजें खराब होती है। और मूड स्विंग होता है ना। कभी लगता है कि मैं दुनिया बदल दूंगा, कभी लगता है कि मैं इस दुनिया में हूं ही क्यों, इस तरह की चीजें होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ के कैरेक्टरिस्टिक से डीपली क्वेश्चंस पूछा जाता है कि उसको किस तरह की लर्निंग करवानी चाहिए, इस तरह का, है ना। और इन वही बात जो हम फिजिकल एक्सरसाइज की बात कर रहे थे, वही कह रहा है कि नीडिंग टू रिलीज एनर्जी विद सडन अपस्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, है ना। और मॉडलिंग बिहेवियर होता है इनका, यानी कि कोई ना कोई किसी का, ये कहते हैं ना कि ये इस जैसा बनना है, मुझे इस जैसा बनना है। तो पुराने छात्रों का मॉडलिंग व्यवहार, ये कोई भी हो सकता है, इनका सीनियर, पेरेंट्स, कोई भी, इनको ऐसा लगता है कि ऐसा बनना है, मॉडलिंग बिहेवियर की बात होती है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स है एडोल्स की, है ना, किशोर अवस्था की। इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे
कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो पीवाईक्यू में हम करेंगे कि आज तक इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए। अभी आपको बिल्कुल सिंपल चीजें लग रही है ये कि यार कुछ नहीं, ये हाँ मैं देख लूंगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बड़े शानदार बनते हैं। जो पीवाईक्यू सेशन में हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जो जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज कितने आज तक आए हैं, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से समझो, फटाफट समझो, और फिर उससे रिलेटेड पीवाईक्यू, तो पूरा कॉम्बो बन जाएगा एक, है ना, थ्योरी प्लस पीवाईक्यूज, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखो यहां से भी अब क्वेश्चंस आने लगे हैं फेजेस ऑफ टीचिंग से, यानी कि शिक्षण के जो चरण है वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो 3 फेज होते हैं शिक्षण के। एक होता है प्री एक्टिव फेज यानी कि पूर्व सक्रिय चरण, एक होता है इंटरमीडिएट फेज यानी कि इंटरएक्टिव फेज भी बोल देते हैं इसको, जो अंतः क्रिया वाला चरण होता है या मध्यवर्ती चरण होता है, और पोस्ट एक्टिव फेज होता है जो फिर यानी कि सक्रिय चरण के बाद का पोस्ट एक्टिव फेज। ये देखो ऐसे समझो, जैसे मैं एक टीचर हूं, है ना, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं कैसे 3 फेजों का इस्तेमाल करूंगा। प्री एक्टिव फेज होता है कि जो पहले से मैं प्लानिंग करके आया कि आपको क्या पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है, ये सारी बातें जहां प्लानिंग होती है पढ़ाने से पहले कि मुझे किसको पढ़ाना है, क्या प्लान है, क्या पढ़ाना है, क्या क्लास है, ये सारी चीज जो होती है यानी कि प्री एक्टिव में आती है। ठीक है ना, एक्टिव होने से पहले जो हमारी प्लानिंग चलती है वो प्री एक्टिव फेज में है। और इंटरमीडिएट फेज कौन सी है, जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इंटरेक्शन फेज, जो हमारा जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उनका शेयरिंग चल रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है, दिस इज इंटरमीडिएट फेज। और उसके बाद में आता है पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव में इवेल्युएशन आता है, मूल्यांकन आता है कि जो हमने बात करी उसको आपने कितना सीखा। और ये आपको देखो बोलने समझने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि पहले प्लानिंग की, फिर इंटरेक्शन हुआ, फिर इवेल्युएशन हो गया, लेकिन यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू वाले बैच में पक्का पूछूंगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी सी बातें इसमें जान लेते हैं, जैसे प्री एक्टिव फेज में टास्क परफॉर्म बाय टीचर एंटरिंग इनटू द क्लास इन दिस फेज, यानी कि ये जो टीचर प्लानिंग करके आता है, जैसे ऑब्जेक्टिव क्या है टीचिंग के, है ना, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, ये पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा ना। जैसे मैं पहले से ही सोच के आया ना कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना है, ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये टॉपिक पढ़ाना है ना, और उसके करिकुलम के बारे में जजमेंट लेना, ये सारी बातें पहले से ही चलेगी। तो दिस इज द प्री एक्टिव फेज, ये दोनों इसमें एक्टिविटीज होगी। और ना उसके बाद अगर हम बात करें इंटरएक्टिव फेज की, एक मिनट, इंटरएक्टिव फेज की बात करें, इसके नेक्स्ट ये इंटरएक्टिव फेज। इंटरएक्टिव पेज में क्या होगा, एक्टिविटीज परफॉर्म बाय टीचर इन ए क्लास कंसर्न विद प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी ऑफ कंटेंट। अब मैं आपके साथ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, कंटेंट को डिलीवर कर रहा हूँ, तो दिस इज द इंटरएक्टिव फेज। और पोस्ट एक्टिव फेज में क्या होगा, इवेल्युएशन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग, यानी कि जो भी आपने पढ़ा और ये सब, इसका पूरा का पूरा मूल्यांकन होगा, इवेल्युएशन होगा। और इवेल्युएशन तो आपको पता है सबसे लास्ट में ही होगा कि कितना सीखा, क्या ये चीजें, ये तीनों फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा हूं क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में। और लेवल ऑफ टीचिंग बहुत ही खतरनाक है भाई, यहां से भी क्वेश्चन आता है। आप इस ट्राइंगल से पढ़ने की कोशिश करिए। ये मैं आपके सामने एक त्रिभुज बना रहा हूँ, ट्राइंगल बना रहा हूँ, त्रिभुज बना दिया। सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल। कौन सा लेवल आता है, मेमोरी लेवल, जिसको बोलते हैं हिंदी में स्मृति स्तर। क्या बोलते हैं, स्मृति स्तर, मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर में क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है विचारहीन शिक्षण, थॉटलेस टीचिंग। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यहाँ पे रोट लर्निंग होती है, यानी कि चीजों को रटवाया जाता है ना। जैसे हमें क के बाद ख, है ना, ख के बाद ग, एक के बाद दो, ऐसी चीजें रटवाना, रटवाया जाता है, रोट लर्निंग होती है किसमें, मेमोरी लेवल में। ठीक है, उसके बाद आता है अपनी उससे अपर लेवल, दैट विल बी द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ये आ गया कौन सा, अंडरस्टैंडिंग लेवल, या इसको अवबोध स्तर या समझ स्तर कहते हैं। ये आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग में क्या होगी, अंडरस्टैंडिंग में आपको देखो जो मेमोरी लेवल था उसमें तो फैक्ट्स बता दिए कि ये चीज ऐसी होती है, ये चीज ऐसी होती है, फैक्ट्स यानी कि तथ्य बता दिया, सिर्फ की रट लीजिए इसको, ठीक है। लेकिन जब अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है, आपको जो फैक्ट्स होता है, यानी कि वो जो तथ्य है वो क्यों है, यानी कि फैक्ट्स के बीच रिलेशन बनाना कि ये चीज है तो क्यों है, फैक्ट्स के मध्य रिलेशन बनाना, है ना, संबंध कि ये चीज है तो ये क्यों है, यानी कि ये चीज समझाना।
तो वो हो जाएगा किसमें, अंडरस्टैंडिंग लेवल में। इसीलिए लिखा है थॉटफुल टीचिंग। ये क्या है, थॉटफुल टीचिंग है, विचारशील शिक्षण है। और उसके बाद सबसे हायर लेवल का बात करें तो दैट विल बी द रिफ्लेक्टिव लेवल। वो कौन सा होगा, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल सबसे हाईएस्ट लेवल होगा। इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम दी जाती है, वो इस चीज को सोल्व करता है, यानी कि ये ऊपरी विचारशील स्तर है। यानी यहाँ क्रिएटिव थिंकिंग की बात होती है। किसकी बात होती है, आपसे ये पूछ लिया कि क्रिएटिव थिंकिंग किस में होती है, तो क्रिएटिव थिंकिंग सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टिव लेवल में होती है। और किस में मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा होती है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। मॉनिटरिंग सबसे ज्यादा किस में होती है, मेमोरी लेवल में, जहाँ चीजों को सिर्फ मॉनिटर किया जाता है, रटवाया जाता है। आपने देखा है ना, शुरू में हम क्या बोलते हैं क्लास में, ये हमारे मास्टर जी हैं, मालिक है, मास्टर, ठीक है ना, ऐसे बोलते हैं। शुरू में हम मास्टर जी बोलते हैं, है ना, जब बच्चे होते हैं। उसके बाद लेक्चरर हो जाते हैं, है ना, लेक्चरर होते हैं, वहां चीजों को समझाया जाता है जब बड़े होते हैं। और जब पीएचडी में चले जाते हैं तो गाइड हो जाते हैं ना, वो सिर्फ गाइड करते हैं, यानी कि वो बच्चों पे ही छोड़ देते हैं कि आपको मैं गाइड कर रहा हूँ, वो करिए, तो वो अपर लेवल का हो गया। तो इन चीजों को ऐसे समझिए। तो सब यूं नहीं है कि मेमोरी लेवल अच्छा नहीं है, मेमोरी लेवल चीजों को कुछ तो याद करना ही पड़ेगा, फैक्ट्स। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, हर चीज हर उम्र के हिसाब से ये है। तो ये दीज आर द लेवल्स ऑफ टीचिंग। यहाँ से भी जैसे फेज ऑफ टीचिंग की मैं बात कर रहा था, वैसे लेवल ऑफ टीचिंग से भी हर बार क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट करिए, आप मुझे बताइए, क्या ये सब ठीक अच्छा लग रहा है, जग अपना लग रहा है, जग सुना सुना तो नहीं लग रहा, सारी चीजें पैरेलली बढ़िया से आपकी रिवाइज हो रही है, क्या आप ये चीजों को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं पकड़ पा रहे। जब तक कमेंट करोगे नहीं, जब तक बताओगे नहीं, तब तक कैसे पता लगेगा, बताओ भाई। बोलो तो सही, कुछ तो बोलते रहो, नहीं तो बात नहीं बनेगी। अब आपसे सीधा पूछ लेते हैं कि मेमोरी लेवल किसने दिया, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया। इसके बारे में मैं बता देता हूं। मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट ने, नाम याद रखना है, मेमोरी लेवल हर्बर्ट ने, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, मेरा सन बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करता है चीजों को, ऐसे याद रखने का तरीका है। रिफ्लेक्टिव लेवल हंट 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 याद रखना है, ठीक है, इनको याद रखना है। और ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल भी होता है, जैसे हमने मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल की बात करी ना, एक ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल भी होता है जो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है। यानी कि ये सबसे फर्स्ट लेवल है, जब अपने आप से बच्चा सीखता है ना, देख के चीजों को। तो मॉरिस ने भी ये द ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल इज ए स्टूडेंट सेंटर्ड, यानी कि स्वायत्त विकास स्तर है, ये छात्र केंद्रित है। इट इज द फर्स्ट लेवल एंड इज स्टूडेंट ओरिएंटेड एंड डिपेंड ऑन द लर्नर फीलिंग एंड जजमेंट। यानी कि यह पहला स्तर है जो, और छात्र अनुमुख है, यानी कि स्टूडेंट अपने हिसाब से सीखता है। जैसे हम बात करें ना, टीचर सेंटर्ड, स्टूडेंट सेंटर्ड, ये स्टूडेंट सेंटर है और शिक्षार्थियों की भावनाओं और निर्णयों पर निर्भर है ये। देयर इज नो नीड ऑफ फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग। यानी कि जो ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल है, इसमें अपने आप सीखता है, इसमें किसी भी तरह की फॉर्मल टीचिंग की जरूरत नहीं है, औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एक होता है पीयर लर्निंग। पीयर लर्निंग क्या होता है, पीयर लर्निंग यानी कि सहकर्मी शिक्षण आपस में, है ना। पीयर लर्निंग इज एन एजुकेशनल प्रैक्टिस इन विच स्टूडेंट इंटरेक्ट विद अदर स्टूडेंट टू अटेन एजुकेशनल गोल। यानी कि सहकर्मी शिक्षण एक शैक्षिक अभ्यास है जिसमें छात्र शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अन्य छात्रों के साथ बातचीत करते हैं, अन्य छात्रों के साथ बैठ के सीखता है। ये सब आपसे, जैसे ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल और पीयर लर्निंग, ये मैच करने के लिए पूछा जाता है। तो इनके कीवर्ड्स पकड़ के रखने हैं आपको। आप ये ध्यान रखोगे क्या, आप बताते रहिए बात को, तभी बात बनेगी। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग की, यानी कि शिक्षण की जो पद्धतियां हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। एक है लेक्चर मेथड, जिसको हम व्याख्यान पद्धति बोलते हैं, है ना। आपको मैं ये बता दूं, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा जो मेथड है वो बेसिकली टीचर सेंटर्ड है, कौन सा है वो स्टूडेंट सेंटर्ड है। टीचर सेंटर्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ पे केंद्र बिंदु में टीचर होता है, जहाँ पे टीचर एक एक तरह से चीजों को, है ना, एज ए क्या करता है,
मतलब होल्ड रखता है उस चीज चीज पे, जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होता है, वो फैसिलिटेटर के तौर पे काम करता है। तो ये वर्ड्स याद रखने हैं, है ना। टीचर सेंट्रिक में तो उसका होल्ड होता है पूरा, उसी का पूरा रोल होगा, जबकि स्टूडेंट सेंट्रिक में क्या होगा, वहां पे टीचर है वो एज ए फैसिलिटेटर होगा, फैसिलिटी प्रदान करने वाला होगा। ये ध्यान रखना है। जैसे लेक्चर मेथड है यानी कि व्याख्यान पद्धति है, ये टीचर सेंट्रिक है। क्या है? टीचर सेंट्रिक। जैसे मैं आपको मान लो अब लेक्चर दे रहा हूं, तो लेक्चर में कुछ लर्नर पैसिव लर्नर हो सकते हैं, तो इसीलिए बोला जाता है कि लेक्चर मेथड को इंटरैक्टिव बनाना चाहिए, जिससे कोई लर्नर पैसिव लर्नर ना रह जाए, यानी कि निष्क्रिय। जैसे आपको याद है कि जब कोई लेक्चर होता था स्कूल में और हमें कोई सब्जेक्ट या टॉपिक नहीं समझ में आता था, तो हम बीच में सो जाते थे, ऐसे दिमाग में पैसिव लर्नर हो जाना, तो ये गलत होता है इसका। और लेक्चर मेथड बच्चों में नहीं हो सकता। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बने हैं हर एक मेथड से, वो क्वेश्चन से आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं, कैसे पीवाईक्यूज आए हैं, वो क्वेश्चन सेशन में हम करेंगे। अभी मैं आपको नाम बता रहा हूं, जैसे एक हो गया लेक्चर मेथड यानी कि व्याख्यान पद्धति, एक हो गया डिस्कशन मेथड, यहाँ जहाँ आपस में डिस्कशन होता है, यहाँ पे स्टूडेंट भी अच्छे से क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है। डिस्कशन यानी कि परिचर्चा पद्धति है ये, डिस्कशन होना, है ना, आपस में परिचर्चा होके बात होना, परिचर्चा पद्धति है। उसके बाद प्रोजेक्ट देना, प्रोजेक्ट मेथड। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण विधि, सर्वे मेथड। उसके बाद ह्यूरिस्टिक मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड की बात होती है। ह्यूरिस्टिक मेथड यहां से भी क्वेश्चन आता है, ह्यूरिस्टिक मेथड ट्रायल एंड एरर मेथड है। ये किसने दिया? H.E. आर्मस्ट्रांग ने। एक बार ये पूछा था कि ह्यूरिस्टिक मेथड दिया किसने, तो H.E. आर्मस्ट्रांग ने ये मेथड दिया, है ना। H.E. आर्मस्ट्रांग नाम लिख लीजिए। इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड, इंडक्टिव में तो आपको याद रखना है IPG, यानी कि चीजों को पर्टिकुलर से जनरल की तरफ पढ़ाना, है ना, विशेष से सामान्य की तरफ, तो वो तो होता है इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक। आगमनात्मक क्या होता है? इंडक्टिव आगमनात्मक, पर्टिकुलर से जनरल। ये चीजें आपको पता है ना, हम डिटेल में पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, है ना। यहाँ रिवाइज हो रही है, आपको याद आ रहा है कि क्या होता है ये। और डिडक्टिव में DGP यानी कि डिडक्टिव में जनरल से पर्टिकुलर यानी सामान्य से विशेष, यानी कि मैं आपको कोई थ्योरी बता के फिर चीजें पढ़ाऊं, तो वो होता है डिडक्टिव, यानी कि पहले जनरल बात बता दी, थ्योरी बता दी, फिर पर्टिकुलर चीजें पूछ रहा हूँ। लेकिन पर्टिकुलर चीजें बता के फिर थ्योरी डेवलपमेंट की बात करूं, तो वो होता है इंडक्टिव। क्या ये तुम्हें याद है? ये चीजें आ रही है कुछ दिमाग में? और ये हर बार रिसर्च में भी आता है ये क्वेश्चन, है ना, टीचिंग में भी है, लॉजिकल रीजनिंग में भी है, ये कई जगह है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का मतलब होता है समस्या समाधान विधि, जो हम रिफ्लेक्टिव के बारे में बात कर रहे थे वो होगा। और डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो दे के दिखाना, प्रदर्शन करके, जैसे मॉडल वगैरह बनाते हैं ना, प्रदर्शन विधि, प्रदर्शन विधि के बारे में बात करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रदर्शन विधि, ये आपको सबको ध्यान रखना है। और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आता है कि विच इज स्टूडेंट सेंट्रिक, विच इज टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक की क्या खासियत है, टीचर सेंट्रिक की क्या खासियत है, वो सारा हम पीवाईक्यूज के साथ करेंगे। यहाँ आपका दिमाग थोड़ा खुल जाना चाहिए कि ऐसे ऐसी चीजें, ये नाम होते हैं। तो क्या कुछ दिमाग खुला या नहीं? बताओ तो सही। नहीं, बात नहीं, हर बात में मैं कमेंट चाहता हूं, जिससे इंटरेक्शन बढ़े, चीजों को पता लगे, मुझे भी मोटिवेशन मिले, आपको भी मोटिवेशन मिले, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ऐसे बात नहीं बनेगी। हम्म। कैसे बनेगी ऐसे बात जब ऐसे करोगे, है ना। उसके बाद 7 लर्निंग स्टाइल होते हैं। ये बेसिकली हम जब बात करेंगे ना लर्निंग स्टाइल्स के, है ना, ये कम्युनिकेशन में भी हम बात करते हैं, है ना, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तब भी बात करते हैं। एक होता है विजुअली चीजों को सीखना, यानी कि दृश्य, यानी कि स्पेशियल, यानी कि स्थान। जैसे हम आप कोई पिक्चर, इमेज या कोई जगह जाके चीजों को देखते हो, तो वो भी एक सीखना होता है। चित्र, चित्र और स्थानिक समझ का उपयोग करना, ये सारा दृश्य है, यानी कि चीजों को देख के समझना। एक होता है ओरल, यानी कि साउंड और म्यूजिक को यूज करना, है ना, साउंड और म्यूजिक से सीखना, ये ओरल है, यानी कि ध्वनि और संगीत का उपयोग करना। उसके बाद वर्बल, वर्बल का मतलब होता है जहाँ पे वर्ड्स का यूज हो, शब्दों का यूज हो, चाहे बोल के चाहे लिख के, वो वर्बल होगा। जहाँ लिंग्विस्टिक भाषा हो, यानी कि प्रेफर यूजिंग वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड राइटिंग, यानी कि शब्दों का प्रयोग करना भाषा और लेखन दोनों में। और फिजिकल या नॉन वर्बल या काइनेस्थेटिक, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, हाव भाव, है ना, बॉडी लैंग्वेज, हैंड टच मूव सेंस। जैसे यहाँ पे कई बार हम पढ़ेंगे, जैसे कम्युनिकेशन में पढ़ते हैं ना, पैरा लैंग्वेज, पैरा लिंग्विस्टिक, याद आ रहा होगा आपको, काइनेस्थेटिक,
प्रोक्सेमिक्स, है ना, हैप्टिक्स, है ना, ये ओक्यूलेसिक्स, ये सब यहाँ होता है इसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है। बॉडी लैंग्वेज से, जहाँ पे वर्ड्स नहीं होते, हाव भाव होते हैं। और कम्युनिकेशन में अगर मैं यहाँ बात करूं तो आपको पता है सबसे बड़ा रोल होता है वो जेस्चर का होता है, नॉन वर्बल का होता है। शब्दों पे कोई नहीं जाता, आपके हाव भाव पे जाता है, ठीक है ना। ये तो एक ये भी मेथड हो गया। विजुअल हो गया, ऑरल हो गया, वर्बल हो गया, फिजिकल काइनेस्थेटिक या नॉन वर्बल हो गया जो बॉडी लैंग्वेज है। लॉजिकल यानी कि मैथमेटिकल, यानी कि लॉजिक और रीजनिंग यूज करना, लॉजिक यूज करना, जैसे लॉजिकल रीजनिंग भी हम पढ़ते हैं, लॉजिक से चीजों को सीखना। सोशल, सोशल जो होता है सामाजिक, यानी कि इंटरपर्सनल, है ना, ग्रुप में पढ़ना, दूसरों लोगों के साथ चीजों को सीखना, है ना, सोशल होता है वो, यानी इंटरपर्सनल, याद रखना। और एक होता है इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल होता है जो सेल्फ स्टडी करता है, खुद से चीजें सीखता है, सोलिटरी बोलते हैं इसको, दैट विल बी द इंट्रापर्सनल। तो ये बातें आपको ध्यान रखेगी। दीज आर 7 लर्निंग स्टाइल्स। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ देखो इफेक्टिव टीचिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ से मिक्स करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको बढ़िया से चीजों को हैंडल करना है। कई बार लगता है ये टीचिंग से क्वेश्चन है या कम्युनिकेशन से क्वेश्चन है, पता नहीं लगता है। तो इन चीजों को बहुत शांति से सोच समझ के करना है। बहुत बढ़िया वाली चीजें हैं ये। यहाँ से पीवाईक्यूज भी हम करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये नेशनल मूक कोऑर्डिनेटर है। मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मूक का मतलब क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं ना आजकल। और मैसिव का मतलब पूछ लिया, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो मैसिव का मतलब होता है ह्यूज लेवल पे, लार्ज लेवल पे लोग पढ़ रहे हैं। तो हर एक सेक्टर को कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो करेगा ना। इसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा, इसको कौन कोऑर्डिनेट करेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेते हैं कि जो नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, नॉन टेक्नोलॉजी, है ना, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम को कौन करता है? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट करता है यूजीसी। कौन करता है? यूजीसी। ये आपको ध्यान रखना है, ये मैच करना, ये सीधा पूछते हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम, जितने भी टेक्निकल इंजीनियरिंग यूजी और पीजी डिग्री प्रोग्राम है उसको कौन करता है? एनपीटीईएल। और आप लोगों से मैं एक चीज चाहता हूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट में ये बताते रहें इसकी फुल फॉर्म क्या है, ये कब आया, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। जैसे एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या है, ये कब आप आया, ये चीजें आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्स भी पता होना चाहिए। थोड़ा आप भी प्रयास करिए साथ साथ ना। और उसके बाद जितने भी नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है, उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है? सीईसी। सीईसी मतलब कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ये करता है नॉन टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स को कोऑर्डिनेट करता है ना। ये याद रखना है कि कौन से सेक्टर को कौन कोऑर्डिनेट या समन्वित कर रहा है। डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जितने भी हैं इनको कोऑर्डिनेट कर रहा है इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये इग्नू है। अब आपको ये होमवर्क दे रहा हूं मैं, ये क्या है, इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। जैसे इग्नू की स्थापना कब हुई, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो थोड़ा फैक्ट्स आप भी बताइए प्लीज, ठीक है। और जितने भी स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है जैसे 9th से 12th है, इसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? एनसीईआरटी, ठीक है ना। और जितने भी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एजुकेशन प्रोग्राम है ना, जो ओपन स्कूलिंग वाले हैं 9 to 12, उनको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? एनआईओएस कोऑर्डिनेट कर रहा है। ऐसे इसकी फुल फॉर्म लिखो, बताओ ये कब लॉन्च हुआ, कब चीजें ये आई, ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट प्रोग्राम्स है, उसको आईआईएम बैंगलोर कौन कर रहा है? कोऑर्डिनेट कर रहा है। और ये NITTR है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको कौन कोऑर्डिनेट कर रहा है? NITTR, है ना, चेन्नई, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है। और इसकी फुल फॉर्म भी लिखो प्लीज। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा थोड़ा तो मैं होमवर्क दूंगा, कमेंट के लिए चीजें दूंगा, तो ये तो खुद करिए कि एनपीटीईएल का फुल फॉर्म क्या है, बताओ आप। कौन सी ईयर में आई ये बताओ आप, ठीक है ना। NITTR की फुल फॉर्म क्या है, सीईसी कब आया, मैंने आपको बता दिया कि ये सेक्टर को ये कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको करनी है। और इन जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं, जितने भी टॉपिक्स, इससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये हम पीवाईक्यूज में करेंगे बढ़िया से। तो मुझे बताओ आपको लेक्चर कैसा लगा, बढ़िया लगा, मैक्सिमम कमेंट करके बताओ, तभी चीजें ऐसे एनर्जी के साथ आएगी, मुझे भी मोटिवेशन, आपको भी मोटिवेशन मिलेगा। ऐसे ही पढ़ते रहना है प्लीज, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। आप
अपने चित्त को शांत रखना है, खुश रहना है और एग्जाम में बहुत अच्छे से सारी चीजों को परफॉर्म करना है। अगेन मैं कह रहा हूँ आपके कि ये बात हमेशा ध्यान रखें कि अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन नहीं लेनी। बी काम, बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स। टेक केयर, बी हैप्पी। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।